हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10 का लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि लाइट है क्या, किस चीज से बनी हुई है लाइट, या उसकी हिस्ट्री अगर हम देखा जाए तो फिर लाइट की स्टडी कैसे स्टार्ट हुई। देखो, हम अपने आसपास की अगर चीजों को देखें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब हम ऑब्जेक्ट को अगर कैटेगराइज करना चाहें तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, या तो एक पार्टिकल होगा या तो एक वेव होगा। जैसे हम जो अपने आसपास की चीजें देखते हैं, एसी हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, स्टैंड्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन अगर हम साउंड को देखें तो साउंड जो है वो एक वेव है। तो लाइट की स्टडी करने से पहले सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि लाइट को मुझे पार्टिकल में रखना है कि लाइट को एक वेव में रखना है। एक्चुअल में लाइट है क्या, किस चीज से बनी हुई है लाइट। लाइट का मतलब वो बल्ब मत समझने लगेगा, उससे निकलने वाले रेज के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि अगर मान लो पार्टिकल होता तो ऐसे हाथ रखते तो कुछ फोर्स लगना चाहिए, कोई पार्टिकल गिरे तो। मतलब उसके डिस्कशन ये है कि वो पहले पार्टिकल है या वेव है, इसका डिस्कशन स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो स्टडी की वो स्टडी की न्यूटन ने। उनकी बड़ी फेमस थियरी जिसको कहा जाता है कॉर्पस्क्यूलर थियरी, नाम होता है कॉर्पस्क्यूलर थियरी। कॉर्पस्क्यूलर थियरी न्यूटन का, इन्होंने सबसे पहले थियरी इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट है, जैसे हम लोग एक रे ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, तो लाइट जो है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे उन्होंने कहा था कि ये छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, एंड ईच पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्क्यूल्स। हर एक पार्टिकल को कॉर्पस्क्यूल्स कहा जाता था। देखो, इनको नाम दिया जाता था कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि लाइट जो है, चलो उन्होंने एक डिस्कशन कर लिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी है, मतलब हमने लाइट उठा के पार्टिकल की कैटेगरी में डाल दिया। उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है जिनको कहा जाता है कॉर्पस्क्यूल्स। और ये अगर किसी ऑब्जेक्ट पे गिर जाए, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट ऐसे स्ट्राइक होने के बाद से ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो लाइट की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी लाइट के बारे में स्टडी किया। जैसे यूक्लिड ने भी लाइट के बारे में स्टडी की, मैथ में आपने उसका नाम सुना होगा। पाइथागोरस के बारे में सुना होगा, वो भी एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उसमें भी एक फिलोसफर ही थे ये लोग। इन्होंने लाइट के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की, बट परफेक्ट स्टडी इनकी रही थोड़ी थोड़ी। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और टकरा के जब हमारी आंखों में जाती है, तभी उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे अपनी आंखें अगर हम बंद करके देखें, ऐसे बंद करो तो देखोगे तो तुम्हें कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। सिंपल क्या चीज है, क्योंकि लाइट अभी आपकी आंखों में इंटर नहीं कर रही है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो चश्मे पहने रहते हैं उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है, वो चश्मा से जमीन पे गिर जाता है या फिर ग्लासेस ऐसे गिर जाते हैं, तो आप ग्लासेस ऐसे टच करके ऐसे ढूंढते हो कि वो ग्लास गई कहाँ, क्योंकि आपको एग्जैक्टली दिख नहीं रहा होता है कि वो ग्लास कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे सीधा चला जाए, अगर ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, विंडो बहुत जो क्लीन होती है, ग्लास लगा हुआ होता है, तो हमें फील नहीं होता है कि वो विंडो जो है वो बंद है या ओपन है। मतलब उसको ऐसे क्लोज कर लो, एकदम क्लीन ग्लास हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पर कुछ है या नहीं है। मतलब अगर लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे सीधा चली जाए और आपकी आंखों तक कुछ भी इंटर ना करे, तो आपके लिए वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और टकरा के जब आपकी आंखों तक आती है, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट आपके लिए विजिबल नहीं होगा। ठीक, तो इन्होंने अपना थियरी दे दिया कॉर्पस्क्यूलर थियरी। उन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्क्यूल्स। और उन्होंने एक चीज बताई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन मतलब होता है सेंस करना, फील करना। साइट मतलब होता है देखना। इसका मतलब क्या है, लाइट जो है वो आपको देखने की फीलिंग देती है कि आप किसी चीज को कैसे देख पा रहे हैं। ठीक, तो इतना तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लाइट सिर्फ ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यहां पर खत्म नहीं होती। लाइट एक्चुअली में बहुत बड़ा सा टॉपिक है।
इसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आते हैं, जैसे इंटरफेरेंस आता है, डिफ्रेक्शन आता है। तो कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे एनसीईआरटी में आपको एक दिया गया है, डिफ्रेक्शन प्रोसेस दिया गया है। उसमें लाइट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके कॉर्नर से टकरा करके बेंड हो जाती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, लाइट ऐसे आएगी, इसके कॉर्नर से टकरा करके और बेंड हो जाएगी। एक्चुअल में ये जो बेंड होती है, ये टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट बेंड हो जाती है। ऐसे ऐसे घूमी, ऐसे टकराई और ऐसे चली गई। ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, देखो इस ऑब्जेक्ट कैसे कॉर्नर से टकराई, कॉर्नर से टकरा के बेंड हो गई। अब ये चीज, ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था हाइजन। उन्होंने कहा नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं। अभी हमारा सिर्फ क्या डिस्कशन चल रहा है कि लाइट किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, लाइट को हमें स्टडी कैसे करना है। तो पहले स्टडी किसने करा दिया, न्यूटन ने कराया। दूसरे स्टडी में क्या है, हाइजन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं, लाइट जो है पार्टिकल नहीं है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, या फिर कह सकते हो लाइट इज अ वेव। उन्होंने ऐसा बोला कि लाइट जो है वो एक वेव है। तो बड़ी कंट्रीब्यूशन इसमें इनका भी ये रोल बहुत अच्छा रहा था। इन्होंने क्या कहा था, वेव थियरी को डिस्कस किया था कि लाइट को एक वेव मान करके उसका स्टडी की जाए। अगर देखा जाए तो आप ऐसे सोच लो कि कोई बल्ब ऑन है, तो बल्ब से ऐसे लाइट नहीं निकलती, ऐसे रे नहीं निकलते हैं, लाइट ऐसे फैल के चलती है। जैसे साउंड है ना, साउंड देखो ऐसे फैलती हुई आगे बढ़ती है, ऐसे लाइट भी ऐसे फैलती हुई आगे बढ़ती है। तो उनकी थियरी थी कि लाइट जो है वो एक वेव है। तो इससे उन्होंने कुछ डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए, बट बहुत सारी चीजें फिर ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, उन्होंने भी सेम चीज बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूटन गलत थे, हाइजन ही सही थे, लाइट इज अ वेव। उसके लिए फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर थोड़ा थोड़ा थियरी उन्होंने भी इसके लिए डिस्कस किया। फिर एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा नहीं, आप दोनों गलत हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप दोनों गलत हैं, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। उन्होंने कहा लाइट जो है वो एक पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया, उस पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा फोटोन। जैसे आप लोग फोटो बोलते हो ना, फोटो, जैसे फोटो क्लिक करते हैं, तो फोटो एक्चुअल में इसी वर्ड से मिलकर के बना, इसी से बनाया गया, फोटोन से मिलकर बनाया गया। क्योंकि फोटो मतलब एक लाइट सेंस से, आप लाइट से की हेल्प से आप चीजों को सेंस कर पा रहे हो। तो आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिन पार्टिकल्स को कहा जाता है फोटॉन्स। अब प्रॉब्लम क्या है, दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि लाइट एक वेव है, और दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल है। अब प्रॉब्लम क्या, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बोला जाए कि ये दोनों सही है या ये दोनों सही है। दोनों अपने, मतलब सारे साइंटिस्ट जो थे अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, तो किसी की बात को इतनी जल्दी आप हटा नहीं सकते थे। तो दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम था डी ब्रॉगली। आपको साइंटिस्ट के नाम नहीं याद रखना, जस्ट एक हिस्ट्री है, आपको समझ में आना चाहिए कि लाइट की स्टडी हम कैसे स्टार्ट करें। तो डी ब्रॉगली आए, उन्होंने कहा इन चारों से कि लड़ना झगड़ना बंद करो। उन्होंने क्या कहा, लड़ना झगड़ना बंद करो, लाइट जो है वो दोनों है। उन्होंने कहा लाइट जो है पार्टिकल भी है और लाइट जो है वो वेव भी है। तो एक्चुअल में उन्होंने एक अजीब सी चीजें डिस्कस कर ली कि हर चीज के अंदर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है। वो आप बहुत हाई स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो पढ़ोगे डी ब्रॉगली के बारे में, बहुत अच्छी सी इन्होंने थियरी दी थी, चीजों को देखने का नजरिया इन्होंने बदल दिया था। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, लाइट जो है वो एक वेव भी है। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि चलिए आप चारों सही हैं, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इतनी सारी थियरी दी गई थी लेकिन कोई ऐसी सिंगल थियरी है, नो सिंगल थियरी इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो लाइट की प्रॉपर्टीज, जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, सबको एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक थियरी अभी तक डिस्कस नहीं की जा सकी है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमें स्टडी तो करनी है। तो लाइट की स्टडी को क्या किया गया, दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया, दो पार्ट में हमें लाइट की स्टडी को बांट दिया। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहले देखो कैसे दो पार्ट में से ब्रेक कर दिया गया। एक को कहा गया रे ऑप्टिक्स और एक को कहा गया वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअल में क्या है, ऑप्टिक्स जो है ना बच्चे, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है
जिसके अंदर आप लाइट की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ लाइट। तो फिजिक्स की एक ब्रांच जिसमें आप लाइट की स्टडी करते हो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे कई चश्मे की दुकान पे लिखा, मतलब दुकानों पे चलते वहां पे लिखा होता है कुछ नाम लिखा होगा, फिर लिखा होगा दिस ऑप्टिकल्स, राज ऑप्टिकल्स, श्याम ऑप्टिकल्स। मतलब आपको समझ आना है कि वो कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, चश्मे की दुकान होगी, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप लाइट की स्टडी करते हो। अब इसमें स्टडी को हमें दो पार्ट में करना पड़ा, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि लाइट एक पार्टिकल है कि लाइट एक वेव है, तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट को कहा गया रे ऑप्टिक्स और एक पार्ट को कहा गया वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या डिस्कस हुआ कि लाइट को आपको क्या मान लेना है, लाइट को मानना है लाइट इज अ पार्टिकल। तो लाइट की वो कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टिकल की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे लाइट को एक पार्टिकल मान करके एक्सप्लेनेशन जिसमें किया जा सकता था, उस ब्रांच को कहा गया रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स क्या हुआ, लाइट की उस ब्रांच की हम स्टडी करेंगे जहां पर हमको लाइट को एज अ वेव कंसीडर करना पड़ेगा, यानी यहां पर हमें लाइट के वेव नेचर को डिस्कस करना पड़ेगा कि लाइट जो है वो एक वेव है, ठीक है। तो पार्टिकल मान करके क्या स्टडी कर सकते हैं या वेव मान के क्या स्टडी कर सकते हैं। पार्टिकल मान करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को, ठीक है। और वेव मानकर आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, वेव मान करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइट जो है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, उसमें इंटरफेरेंस होता है, उसमें पोलराइजेशन होता है। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये आपको हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़नी है। ये सब चीजें आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इनको डिटेल में आपको क्लास 12 में पढ़ना है। यहां पर हमें कोई कंसर्न नहीं है। क्लास 10th में हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़नी है, वो पढ़ना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो ओवरऑल हमने क्या क्या समझ लिया। लाइट के लिए पहले हमने देखा कि लाइट एक पार्टिकल है कि लाइट एक वेव है, तो वो कंफर्म ही नहीं हो पा रही थी। दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल है, दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि वेव है। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा कि लड़ना झगड़ना बंद करो, लाइट जो है वो दोनों है, पार्टिकल भी मान लिया, वेव भी मान लिया, दोनों मान करके हमने लाइट की स्टडी कर ली। तो लाइट की स्टडी को फिर हमें क्या करना पड़ा, दो पार्ट में कैटेगराइज करना पड़ा। एक को कहा गया रे ऑप्टिक्स और दूसरे को कहा गया वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ पार्टिकल मान करके स्टडी करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ वेव मान करके स्टडी करते हैं। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से एक्सप्लेन की जाती है और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रे नेचर से या फिर कह सकते हो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन की जाती है। हमें अपने क्लास 10th में इसी स्टडी के साथ कंसर्न रहना है, यहीं से हमें स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। बाकी आप ये सब चीजें हैं वो क्लास 12 में पढ़ोगे। कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रख लेनी है, जैसे लाइट जो है वो कई जगह लिखा जाता है, उसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। लिखा होता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। एक्चुअल में हम इसे क्या मान रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं दोनों का। तो कहीं पर लिखा जाता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी चीजें क्या लिखी होती हैं, जो लाइट है, लाइट की स्पीड आपको याद रखनी है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फास्टेस्ट स्पीड है ये, ठीक। चलिए इसके बाद हम ये डिस्कशन लेकर के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट से पार्टिकल नेचर को हमें डिस्कस करना ही है, मतलब ऑब्जेक्ट मानना है, चीज माननी है लाइट को, और ऐसे फिर इसकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक, कैसे ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं, ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, इनकैंडेसेंस क्या होता है, उसे देखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर कैटेगराइज किया जाए तो देखो ऑब्जेक्ट्स में कैसे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट रेज को एमिट कर सकते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट रेज को एमिट नहीं कर सकते। तो सिंपली मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक ऐसे लिए जो लाइट रेज को एमिट कर सकते हैं और एक ऐसे लिए जो लाइट रेज को एमिट नहीं कर सकते। जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज को एमिट नहीं कर सकते उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कहीं और से जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, मतलब किसी और सोर्स से जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, फिर ये लाइट टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। फिर जो लाइट रेज को एमिट कर सकते हैं, अब ऐसे में भी दो कैटेगरी आती है। जैसे आप देखो, एक है सन,
ठीक, और एक मान लो आपके घर में जलने वाला CFL। तो दोनों में क्या है कि सन से लाइट क्यों निकल रही है, क्योंकि सन जो है इट्स अ फायर बॉल। वो आप कहते हो, बचपन में पढ़ा होगा कि सन जो है एक आग का गोला, एक फायर बॉल है। तो उसमें आग लगी हुई है, हीट हो रहा है, हीट की वजह से वो लाइट रेज को इमिट करता है। लेकिन अगर बल्ब की बात करो जो CFLs होते हैं उसमें इतना हीट जनरेट नहीं होता। या फिर आप मोबाइल फोन में देख लो, कैमरे को उसके जब मोबाइल फोन के स्क्रीन को ऑन करोगे तो उसमें से जो लाइट निकल रही है वो लाइट हीट की वजह से नहीं निकल रही है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती भी है तो उसके दो रीजन है। एक तो कहा जाता है कि वो आफ्टर बीइंग हॉट, गर्म होने के बाद लाइट निकल रही है, और दूसरा है कि वो ठंडा रहता है तो भी उसमें से लाइट निकल रही होती है। एग्जांपल्स देख लो, जैसे गर्म होकर के लाइट निकल रही है तो एग्जांपल्स हो गए फायर और सन। और अगर ठंडे में ही लाइट रेज निकल रही हैं तो उसके एग्जांपल हो गए टेलीविजन, मोबाइल फोन। ये सब चीजों में क्या होती है, ऑब्जेक्ट ठंडे रहते हैं फिर भी उनसे लाइट निकल रही होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो ठंडे रहते हैं फिर भी उसमें से लाइट निकल रही होती है। इस टाइप की जो लाइट होती है उसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। ठीक, और ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट गर्म होकर के उसके बाद उसमें से लाइट निकल रही है तो उसको कहते हैं, उस टाइप की लाइट को कहा जाता है इनकैंडेसेंस, और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इनकैंडेसेंट। देखो आपने अगर कभी सुना होगा तो इनकैंडेसेंट लाइट के बारे में आपने कभी पढ़ा हो। इनकैंडेसेंट लाइट क्या होती थी, जब पहले के टाइम पे यूज किए जाते थे वो येलो वाले बल्ब होते थे, उसके अंदर क्या होता था, ऐसे फिलामेंट लगा होता था। ठीक है, फिलामेंट लगे होने की वजह से जैसे आप इसमें बैटरी कनेक्ट करते थे या फिर आप इसको पावर की सप्लाई देते थे तो ये पावर की सप्लाई से करंट इसमें जाती थी और ये इससे पास होकर के ऐसे बाहर निकलती थी। तो करंट की वजह से ये गर्म हो जाता था और इतना ज्यादा गर्म हो जाता था कि गर्म होने के बाद से ये ग्लो करने लगता था। तो उस टाइप की लाइट जो पहले के टाइम पे यूज करते थे वो येलो वाली, वो ऐसे वर्क करती थी। तो उस टाइप की लाइट को कहा जाता है इनकैंडेसेंट लाइट। ठीक, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसे लाइट्स हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि अभी इतना गर्म करने में आपको एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो इसकी जगह पर आप CFLs, LED इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये तो रही ऑब्जेक्ट्स की बात। हमने दो चीजें कवर कर ली कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैटेगराइज करना है या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े कलर के बारे में। जो कलर है ना वो भी लाइट से ही लिंक होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे डिसाइड होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा है, हाउ वी सी कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट का हम कलर कैसे देख पाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई ही कब देता है, जब इस पर लाइट पड़ती है। एक चीज का ध्यान रखना, व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं होते हैं। व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट होती है ना उसमें 7 कलर्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो वो विब्ग्योर वाला पैटर्न पढ़ा होगा। वो प्रिज्म से जब लाइट पास करते हैं तो ऐसे 7 कलर्स आपको मिलते हैं। या फिर जो इंद्रधनुष होता है जिसको आप रेनबो कहते हैं उसमें भी आपको ये 7 कलर्स मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट होती है उसमें ये 7 कलर होते हैं। और वही अगर व्हाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े, ठीक है, पढ़ने के बाद सपोज करो कि सिर्फ इसमें से ये जो ऑब्जेक्ट पे से लाइट पड़ रही है इसके बाद इसमें 3 चीजें होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है बेटा तो 3 चीजें होती है। उसको नाम कैसे याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हो, रेड लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो पहला प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन। मतलब इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर एक होता है एब्जॉर्प्शन, कुछ पार्ट लाइट का ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे आप किसी चीज को धूप में रखते हो तो वो गर्म हो जाता है तो उस पर क्या होता है, लाइट ऐसे आकर के पड़ती है और लाइट का कुछ पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब लाइट जब आकर के पड़ी तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिशन या फिर आप इसको अगर अच्छे से याद रख सकते हो तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी के बेसिस पे आपने चीजों को कैटेगराइज किया। जैसे आपने पढ़ा होगा ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो इसी चीजों पे बेस्ड होते हैं। देखो ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो। जैसे मान लो क्या होता है, ग्लास होता है ना, मान लो ग्लास है
तो ग्लास में क्या होता है, जब लाइट ऐसे पड़ती है ना, जैसे लाइट आ रही है, तो मान लो अगर 100 रेज आ रही है, तो इसकी जो 70 रेज है ना, सपोज करो कि जो 70 रेज है वो अंदर चली जाएंगी, कुछ ऐसे 20 रेज जो होंगी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगे और 10 एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है रिफ्रैक्शन। देखो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 100 लाइट रेज इसके ऊपर पड़ रही है, 70 लाइट रेज जो है वो ग्लास के अंदर चली जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट मतलब एक मीडियम से निकल करके दूसरे मीडियम में चले जाना। तो 70 लाइट रेज रिफ्रैक्शन में आ जा रही है, 20 लाइट रेज जो हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और इसमें से जो 10 है उसका एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। देखो अब चेक करो कि क्या ये सही है गलत है। देखो लाइट कोई हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, तो जब लाइट आती है तो टकरा करके फिर मेरे आंखों पर आएगी तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब मैंने कोई ग्लास की शीट रखी है, दिख तो रहा ही है ना वो ग्लास की शीट, इसका मतलब लाइट रेज आ रही है, उस ग्लास शीट पे पड़ रही है और ग्लास शीट पे पड़ने के बाद मेरी आंखों तक आ रही है तो ग्लास शीट दिख रहा है, जैसे आपको चश्मा तो दिख ही रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सामने से लाइट रेज आ रही है, ऐसे चश्मे पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है, मेरी आंखें भी दिख रही है, मतलब लाइट रेज अंदर तक भी जा रही है। तो दो चीजें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, साथ साथ एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि आप किसी चीज को लाइट में रख दोगे तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है, तो उसका मतलब वो गर्म कहां से, उसके अंदर एनर्जी कहां से हुई, तो कुछ लाइट रेज को उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब किया है। तो लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरती है, तीन ऑब्जर्वेशंस आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब कौन सा ज्यादा होता है, इसी के बेसिस पे हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप कहोगे ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट, इसके बाद अगर मान लो किसी में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद लाइट जैसे आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के निकल जा रही है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके आप पार नहीं देख पाते। जैसे ये ऑब्जेक्ट है जो ना, ये ओपेक है, लाइट ऐसे आ रही है, इस पे गिर रही है, गिर करके फिर मेरे आंखों पे पहुंच जा रही है, इससे पार नहीं जा रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ओपेक। अब इसमें होता तीनों प्रोसेस है, लेकिन अमाउंट बहुत कम होता है। ट्रांसमिशन तो लगभग नेग्लेजिबल होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है। आप चीजों को रखिए, धूप में वो गर्म हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन तो लगभग सभी में होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, यही दो चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है। ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं हल्का फुल्का दिखाई देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पीछे की चीजों को आप देख पाते हैं। जैसे ट्रांसल्यूसेंट ग्लास होते हैं, विंडो पे जनरली लगाई जाती है कि बाहर की रोशनी तो अंदर है लेकिन बाहर से कुछ दिखे ना। तो जब लाइट रेज अंदर तो आती है लेकिन उनका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। ज्यादातर लाइट रेज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बस पैटर्न बिगाड़ दिया जाता है। फिलहाल ये सब तो आप थोड़ा सा डीप में कर लोगे तो बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ खास है नहीं इसमें। देखो होता क्या, मान लो अब हम ये देख रहे थे ना किसी ऑब्जेक्ट का हमें कलर कैसे दिखाई देता है। तो लाइट रेज जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और टकराने के बाद मान लो हमारी आंखों तक ऐसे इंटर कर रही है। अब यहां से आ रही थी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं 7 कलर्स, ठीक है। अब इन 7 कलर्स में से 6 कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो 6 के 6 जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और सिर्फ रेड कलर, जैसे देखो मैंने सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट कराया, तो तुम्हारी आंखों तक कौन सी लाइट आ रही है, किस कलर की लाइट रे आ रही है, तो रेड कलर की लाइट रे आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको रेड कलर का दिखाई देगा। आप ये चेक कर सकते हो कि कलर का मतलब लाइट रेज का कलर पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आप एक काम करिए, रेड कलर की लाइट जो है वो अपने कमरे में लगा के देखिए, बहुत सारी चीजों के कलर चेंज लगेंगे, उसमें आपको लगेगा कि ये तो इसका ओरिजिनल कलर है ही नहीं। और जो व्हाइट लाइट में ले जाकर के देखो तो इसका ओरिजिनल कलर दिखेगा, ठीक। तो इसमें सिंपल चीज ये होती है कि लाइट रेज जैसे आकर के गिरती है, जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो ऑब्जेक्ट हमें वो कलर का दिखेगा, बाकी सारे कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे यहां से 7 कलर्स हैं जिसमें से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए और सिर्फ रेड कलर की लाइट ट्रांसमिट हुई, तो हमें दिखा कि ऑब्जेक्ट जो है रेड कलर की लाइट अगर निकाल रहा है तो ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब चीजें हटा दो। चलो ये सब जाने देते हैं। ओके एक सेकेंड, हाँ ब्लैक तो बता रहे ना। देखो कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक कब दिखाई देता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। मान लो ऐसे 7 कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे 7 के साथ लाइट रेज आ रही हैं
और आपके साथ के साथ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाएं, पूरे 7 लाइट रेज ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएं, कुछ भी ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो, तो फिर आपकी आंखों तक क्या पहुंचेगा? कुछ भी नहीं। लाइट रेज है सारे कलर से एब्जॉर्ब हो गए तो आपकी आंखों तक कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जो ब्लैक होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ लाइट। अपनी आंखें बंद करें तो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, क्योंकि लाइट उस समय क्या है? एब्सेंट है, लाइट रेज आपकी आंखों तक पहुंच नहीं रही है। तो ओवरऑल दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी है, पूरा ओवरव्यू क्या है? लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, कुछ कुछ चीजें हमें पार्टिकल मान करके एक्सप्लेन करनी पड़ती है, कुछ चीजें हमें वेव मान करके स्टडी करनी पड़ती है। तो लाइट की स्टडी को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया, एक को कहा गया रे ऑप्टिक्स और एक को कहा गया वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वो है जिसमें हमें लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कस करना है, वेव वो है जिसके अंदर हमें ऑब्वियस है वेव नेचर को डिस्कशन में लेना है। उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे लाइट टकराती है, टकराने के बाद मेरी आंखों तक एंटर करती है, तो वो ऑब्जेक्ट को हम लाइट मतलब उस ऑब्जेक्ट को हम लाइट की हेल्प से देख पाते हैं। जैसे एक चीज आपको और समझा दूं, आपने अगर 9th में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा कि द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इन ट्रू सॉल्यूशन इट इज नॉट विजिबल। मतलब क्या होता है? लाइट का जो रास्ता होता है वो आपको दिखाई देने लगता है, स्मोक फिल्ड रूम में वो लाइट का रास्ता दिखने लगता है। उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे, हम क्या करें, मान लो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, जैसे ट्रू सोल्यूशन आप समझ लो, पानी रखा है, प्योर वाटर रखा है, तो क्या होगा? अब लाइट का सोर्स यहां रखो, ये रहा सोर्स, ठीक है, ओके। एक चीज और, लाइट सोर्स से जो हम लाइट निकालेंगे वो लाइट ऐसे लिखते हैं, जब एक लाइट ऐसे बनाते हैं तो इसको कहा जाता है रे, इसको कहा जाएगा लाइट का ये एक रे है। लेकिन जब बहुत सारे निकाले जाएंगे, बंडल में होगा, तो उसको कहा जाएगा बीम, ठीक है। अब बीम भी 3 टाइप के होंगे, जैसे यहां पर मैंने पैरेलल बना रखे हैं, तो इसको कहोगे आप, यहां से आपको मिल रहे हैं पैरेलल बीम, ठीक। एक ऐसी होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे फैल करके बाहर निकलती है, ठीक है। इस तरह की बीम को कहा जाता है डाइवर्जेंट, ठीक है। एक इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब ऐसे लाइट रेज इस तरीके से आ रही हैं और सभी मिल करके किसी एक पॉइंट पर आकर कैसे पड़ रही हैं, इनको कहा जाता है कन्वर्जेंट, कन्वर्ज होना, एक पॉइंट पर आना, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, ऐसे फैल जाना, और ये तो पैरेलल बीम है। तो ध्यान रहे, हमें 3 तरह से चीजें बनाएंगे। एक लाइट रे अगर निकालेंगे, एक ही लाइट निकाल रहे हैं ऐसे, तो उसको बोलोगे लाइट का रे निकाल रहे, एक लाइट रे है। और जब बंडल में निकलेगा तो उसको कहोगे बीम है। अब बीम कैसे हो सकती है? पैरेलल हो सकती है। डाइवर्जेंट मतलब ऐसे फैल करके बाहर निकलेगी, और कन्वर्जेंट मतलब सारी लाइटें जाएंगी और एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, ये एक पॉइंट से बिखर जाएंगी, बिखरेंगे तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। और ऐसा ऐसा कन्वर्ज होती है, मतलब कनेक्ट होंगे तो कन्वर्जेंट, और ऐसे पैरेलल चल रही है तो वो तो सिंपल है पैरेलल बीम। अब देखो, हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो इधर इसमें लाइट रेज जो है, यहां पर हम एक पैरेलल बीम लेते हैं, सोर्स लेने के बजाय ऐसे एक पैरेलल बीम लेते हैं, ठीक है। और ये हमने एक ट्रू सोल्यूशन लिया, जैसे आपने 9th में अगर पढ़ रखा होगा तो ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, उसमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। तो चलो देखते हैं कि लाइट का पाथ विजिबल क्यों नहीं होता। इसके अंदर कोई छोटे छोटे पार्टिकल नहीं है, तो लाइट ऐसे आएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी पूरी, ठीक। और मैं तो इधर खड़ा हूं ना, जैसे देखो उसको 3D में अगर विजुअलाइज करो, जैसे एक कंटेनर हुआ, लाइट ऐसे आई और ऐसे सीधे चली गई, तो मेरे आंखों तक तो कुछ नहीं आया, लाइट सीधे चली गई है, मेरे आंखों तक कुछ भी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, तो मुझे दिखेगा ही नहीं कि लाइट जा रही कि नहीं जा रही। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजिबल। लाइट जो होती है वो खुद विजिबल नहीं होती, लाइट नहीं दिखती है। इसके लिए लिखा जाता है लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजिबल, इट मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल। ये ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है। जैसे कई बार क्या होता है,
आप देखिए होगा टीचर जो होते हैं वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, कोई एक नमूना होता है, वो क्या करता है लेजर लाइट लेकर के आता है और ऐसे नीचे बेंच के नीचे लेकर के एक लेजर लाइट मार देता है। तो रेड कलर का स्पॉट जो होता है कहीं बोर्ड के आसपास लगा होता है, सारे बच्चे हंस रहे होते हैं देख करके, लेकिन टीचर को नहीं पता चलता है कि बच्चे क्यों हंस रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वो रेड कलर का स्पॉट बाकी लोगों को दिख रहा होता है, लेकिन वो रेड कलर का स्पॉट आया कहां से वो चीज नहीं पता चलती। वो कैसे लाइट ऐसे आ रही है, एक रे के फॉर्म में आ रही है, वो नहीं दिखता। वो बहुत स्पेशल केसेस में दिखता है, जब उस रूम के अंदर डस्ट हो, डस्ट फिल्ड रूम हो, या फिर आप देखो कहीं एक ट्रैफिक वाला एरिया है, बहुत सारी कार चल रही है, वहां पर आप लेजर लाइट जला करके देखो, आपको लेजर का रास्ता दिखाई देगा कि वो लेजर लाइट कहाँ जा रही है। अब जैसे ऐसे कमरे में आप चुपचाप बैठे हो, एक लेजर लाइट आप जला करके देखो, ऐसे लेजर लाइट ऑन करोगे, वो जहां पर पड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने लेजर लाइट ऑन किया तो ये लेजर लाइट मेरे हाथ में आ पड़ेगी, तो इतना दूर लेजर लाइट का रेड कलर या फिर जिस कलर की होगी वो दिखने लगेगा, लेकिन ये रास्ता नहीं दिखेगा कि वो लाइट कहां जा रही है। मींस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, पाथ रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे, लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे सीधे चली जा रही है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, क्योंकि मैंने आंखें तो ऐसे रखी हैं, लाइट ऐसे आई ऐसे चली गई, आंखें तो यहां पर ऐसे चली गई, हमारी आंखों तक तो कुछ आया ही नहीं। क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब उससे लाइट टकरा करके मेरे आंखों में इंटर करे। ये तो लाइट ऐसे सीधी चली गई, मेरे आंखों तक तो कुछ आया ही नहीं, इसका मतलब पानी के अंदर पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, जो रास्ता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। फिर इसको चलो एक और तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सन से लाइट अर्थ तक आ रही है, ठीक है, तो स्पेस में अगर हम जाए तो स्पेस में जाते तो सामने सन होगा तो बहुत ब्राइट होना चाहिए स्पेस, लेकिन हमने पढ़ रखा है स्पेस इज डार्क। भाई ये देखो तो सिंपल सी कैसी चीज है कि आप स्पेस में से जाओ, बाहर निकलो, अर्थ से बाहर निकलो, तो अर्थ से जैसे ही बाहर निकलोगे सामने तो सन होगा और खूब रोशनी होगी, तो पूरा आपका सोलर सिस्टम है, पूरी रोशनी होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सन से निकलने वाली लाइट, जैसे मान लो ऐसे लाइट निकल रही है, ठीक है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर मान लीजिए इधर यहाँ पर एक कोई प्लेनेट है, ऐसा मान लो यहाँ पर एक प्लेनेट है, ऐसे सन की लाइट रेज आ रही है और ऐसे सीधे चली जा रही है, ठीक। अब मैं इस प्लेनेट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे सामने से देखो लाइट ऐसे चली गई, ठीक, मतलब ये लाइट मेरी आंखों तक कभी इंटर ही नहीं की, ये कभी नहीं दिखेगा। हाँ, ये वाली लाइट मान लो ऐसे इस प्लेनेट से टकरा करके मेरे आईज तक आई तो वो प्लेनेट दिखेगा, लाइट नहीं दिखती है। ध्यान से सुनना, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, लाइट नहीं दिखती है, लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर गिरती है द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। मैंने हाथ ऐसे रखा है तो एक लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे गिर के मेरे आंखों तक आ रही है, तो आपको क्या लाइट आती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही, आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लाइट थोड़ी दिखाई देती है। तो ध्यान रहे, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, इट मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल, ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है। अब इसमें कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक कोलाइडल सोल्यूशन ले ले तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से ऐसे फैला दिए जाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां से अगर मान लो कोई लाइट बीम आती है, ठीक है, पैरेलल ले रहे हैं, वो लाइट बीम ऐसे किसी पार्टिकल से टकराती है और टकराने के बाद इसे फैल जाती है, आगे भी जाती है लेकिन ऐसे फैल के आगे जाती है, ठीक, जस्ट ऐसे बना दिया। उसमें क्या हुआ, जैसे इसको समझने की कोशिश करो, यहां पर एक पार्टिकल लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, इस पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद इसे फैल गई, मतलब इधर भी तो मेरे फेस की तरफ भी तो आ रही है, मतलब कुछ लाइट रेज होंगी जो मेरी आंखों में इंटर करेंगी। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक डस्ट का पार्टिकल है, ये लाइट आ रही है, आई 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 करके टकराई है, टकराने के बाद इसे फैल गई, फैलने के बाद मेरी आईज तक कुछ इंटर कर रही है, मतलब अब ये पार्टिकल मुझे दिखेगा तो मुझे क्या लगेगा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, 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 मतलब मुझे पूरे लाइट का रास्ता दिख गया कि वो लाइट कहाँ जा रही है। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन इज विजिबल, उस लाइट का पाथ इस सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देगा कि लाइट कहां जा रही है। वो लाइट जिस जिस रास्ते से जाएगी वहां के पार्टिकल्स जो है वो शाइन करने लगेंगे, हमें दिख जाता है कि लाइट इस रास्ते से चल के जा रही है। सिंपल सी चीज, लाइट है, खुद नहीं दिखती, ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है। लाइट कैसे किसी चीज को देखने में हेल्प करती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, टकरा करके फिर मेरे आईज तक आती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का हम कलर कैसे देख पाते हैं, तो जब एक व्हाइट लाइट, परफेक्ट कलर देखना है तो व्हाइट लाइट ही चाहिए, व्हाइट लाइट ऐसे उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी,
टकराने के बाद से जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कराएगी उस कलर का ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, बाकी सारे कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। देखो, रिफ्लेक्शन की पहले डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इन सेम मीडियम। आप कह सकते हैं इन सेम मीडियम। देखो, जब लाइट जो है किसी मीडियम से टकरा करके वापस आ जाए, बाउंस बैक हो जाए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे अब ये देखो, पार्टिकल नेचर को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप एक बॉल को फेंको, ऐसे बॉल जाएगी, से टकरा के वापस आ जाएगी, बॉल इज अ पार्टिकल। उसमें भी यही हो रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल इन सेम मीडियम। तो देखो, लाइट के हम रे नेचर को या फिर पार्टिकल नेचर को स्टडी कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर में वो क्या कहता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इन सेम मीडियम। जिस मीडियम में गया उसी मीडियम में वापस आ जाए। जैसे ये गया इस मीडियम में गया और उसी मीडियम में वापस गया, नीचे नहीं गया। ठीक, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, अब दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने इस डायग्राम तो बहुत बार देखा होगा, लाइट जैसे है वैसे चली गए। इसमें आप कहते हैं, इसमें क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में? It preserves most of the characteristics of incident light. Most of the characteristics of incident light का मतलब क्या है? ये जो इंसिडेंट लाइट रेज है ऐसे पैरेलल आ रही है, पैरेलल ऐसे आ रही है और टकरा करके पैरेलल ही जा रही है। मतलब वो लाइट रेज पहले से पैरेलल थी, अभी भी पैरेलल है। इसका मतलब इसमें क्या किया? उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने पास सस्टेन रखा, उसको बिगाड़ा नहीं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट रेज ऐसे आती हैं और टकराने के बाद जो होती है लाइट रेज ऐसे फैल जाती है, बिखर जाती है, इधर उधर चली जाती है। जैसे इसमें क्या, लाइट रेज ऐसे पैरेलल आ रही थी, पैरेलल आ रही थी लेकिन गई वो पैरेलल नहीं। इसका मतलब इसने क्या किया? जो इंसिडेंट लाइट रेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने प्रिजर्व नहीं किया, बचा करके नहीं रखा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे लाइट रेज आती हैं वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती हैं, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व किया जाता है, बचा करके रखा जाता है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व नहीं किया गया। ठीक, फिर अब इसमें कई बार हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करना होता है। देखो, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम जानते हैं, बहुत सीधी सी चीज है। पहला है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, हम पहला ही डिस्कस करते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान क्या रखना है, सुनिए। मान लो ये मिरर है, ठीक है, लाइट रे कोई ऐसे आकर के गिर रही है, ये नॉर्मल है और टकरा करके लाइट ऐसे जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ। आने वाली लाइट को कहते हैं इंसिडेंट लाइट, जाने वाली लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, और बीच में जो आपने ड्रॉ किया है वो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल ओनली। ठीक है, ये हमेशा नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों के बारे में। चलो जरा ऐसा देखते हैं, मान लो एक लाइट रे है, ऐसे आकर गिरी और ऐसे आकर के गिरी, तो फिर इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें लिखना है। तो सिंपल है, ऐसे परपेंडिकुलर आकर गिरी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे सीधे आकर गिरी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। नहीं, गलत है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा 0। क्या सीखना है आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते तो नॉर्मल इसके ऊपर ही आ जाता, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना आता? 0 डिग्री। तो ये टकरा करके वापस ऐसे जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता 0 डिग्री। आप बॉल को देखिए, बॉल ऐसे जाए सरफेस पर से गिरो तो जैसे गिरा एकदम सीधा ऐसे ऊपर आएगा। अगर सरफेस प्लेन है तो लाइट ऐसे जाएगी, टकरा करके वापस आ जाएगी। ठीक,
अब इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो दोनों 0 डिग्री होती है। बहुत काम की चीज है ये, बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं। आपको इस मिरर के साथ नहीं मेजर करना है, ऑलवेज हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। अब इसके लिए बच्चे क्या याद रखते हैं, मैं आपसे कई बार ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो बताओ बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन में किसमें जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाता है? तो बच्चे कह रहे सर देखो इसमें आई लाइट रेज, इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बराबर है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक नहीं, गलत। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर बोथ द सरफेस या ऑल टाइप ऑफ सरफेस। ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेस। हर एक सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आइदर इट इज प्लेन और इररेगुलर, जैसा भी हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सभी के लिए वैलिड है। हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक उसके लिए वैलिड है, सरफेस के लिए वैलिड है। एंगल आई और एंगल आर हर सरफेस के लिए वैलिड होते हैं। तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें नहीं वैलिड होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना नहीं आता, तब आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आ रहा होता तो फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। आप सिर्फ इतना समझिए, आपको इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, इसमें नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। चलिए मैं आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना सिखाता हूँ, फिर इसका हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। पहले नॉर्मल को समझ तो ले, नॉर्मल होता क्या है। देखो नॉर्मल होता क्या है, ड्रॉ किया कैसे जाता है। एक अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो एक चीज पढ़ी होगी कि मान लो कोई सर्कल है और इस सर्कल पे ये टेंजेंट है। अगर मैं इसके सेंटर से ऐसे टेंजेंट को मिला दूं तो ये वाला जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता है। नॉर्मल का मतलब समझ लीजिए, नॉर्मल का मतलब होता क्या है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी चीज सरफेस के परपेंडिकुलर होगी उसको नॉर्मल कहा जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल होता है कि प्लेन सरफेस है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, वो देखो सरफेस के साथ ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये नॉर्मल है, ये करेक्ट है, सही है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन इसमें कैसे ड्रॉ करोगे, इस पे 90 डिग्री कैसे बनाओगे? तो देखो उसके पीछे के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देखो ये सर्कल का रेडियस हुआ, अब हम ध्यान से देखते हैं, ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, ये देखो। अब मैं कह सकता हूं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस पे जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब रेडियस ही आपका क्या हो गया, रेडियस ही आपका बन गया नॉर्मल। देखो कैसे, नॉर्मल वो होता है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट मींस रेडियस इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल। नॉर्मल वो होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो सरफेस पे। जैसे ये सरफेस है, जैसे मैं मार्कर रख दूं, ये रख दिया, तो ये मार्कर क्या है, इस हाथ पे इस प्लेन पे कैसा है, नॉर्मल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्मल ये ऐसा हो गया, देखो ये 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, ये वाला देखो, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल का मतलब होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल कहते हैं। मैथ्स में हमने पढ़ रखा है सर्कल में कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो रेडियस होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब रेडियस ही आपका क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल। और रेडियस ड्रॉ कैसे करते हो, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिला दीजिए, रेडियस आ जाएगा। चलो देखते हैं, मान लो एक लाइट रे ऐसे आके गिरी, ठीक। अब आपको क्या सोचना है, आपको सिर्फ दो तरह के नॉर्मल ड्रॉ करने सीखने हैं। एक तो प्लेन पे ड्रॉ करना सीखना है, दूसरा सर्कल पे ड्रॉ करना सीखना है। तो सर्कल पे ड्रॉ करना आ गया, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, यानी रेडियस ही सर्कल होगा। और रेडियस कैसे होगा, मान लो ये सर्कल का, ये एक छोटा सा सर्कल मान लो, सर्कल का ये सेंटर है, तो हम क्या करें, इससे सेंटर को मिला दे, तो यही तो रेडियस हुई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस, और यही इस पे कितने का एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रेडियस इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल। अब ये बना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और यहां से लाइट ऐसे निकलेगी, ये लाइट रे होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ बाहर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ क्या हो गई, बाहर हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जो प्लेन मिरर होता है वही सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, नहीं, बहुत सारी चीज, मतलब हर एक सरफेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब देखिए दूसरा एक लाइट रे मान लो मैं लेके आता हूं, सपोज करो ऐसे लाइट रे लेकर के आया, ठीक। अब इसके लिए ड्रॉ करना है, तो इसके लिए नॉर्मल पहले ड्रॉ करो। कभी भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे गिरे, सबसे पहला काम करना है नॉर्मल ड्रॉ करना है। कोई भी लाइट रे आए किसी भी सरफेस पे गिरे, सबसे पहला काम करना है नॉर्मल को ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल को ड्रॉ करिए, और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रेडियस इज एक्टिंग एज नॉर्मल, रेडियस ही नॉर्मल होगा, ये जो रेडियस होगा ये नॉर्मल होगा, ये बनाएंगे लॉ ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब ये लाइट टकरा के इधर जाएगी, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और ऐसे गई, तो क्या हो गया, क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके हम प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट पे करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना।